हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर जो आपने न्यूज में बहुत सुना होगा। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमी से मेजरली रिलेटेड है। आज का टॉपिक है हाल ही में रिलीज द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। बहुत तरह की चीजें आपने इसके बारे में सुनी होंगी और बहुत कंफ्यूजन भी अभी लोगों के बीच में है कि आखिर ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते अनाउंस की है ये एक्चुअली है क्या। इस लेक्चर के थ्रू हम कोशिश करेंगे आपको समझाने कि टेक्निकलिटीज इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की क्या हैं, कौन कौन से एसेट्स हैं जो इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के प्लान से इफेक्ट होंगे और साथ ही साथ किस तरह के इश्यूज हो सकते हैं इस एनएमपी या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को सक्सेसफुल बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले ये न्यूज में क्यों बना रहा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल ही में पिछले हफ्ते एक 4 ईयर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन अनाउंस की है। 4 साल की एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम ऐसे एसेट्स जो कि अंडर यूटिलाइज्ड हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके उन सेक्टर से अगले 4 साल में लगभग 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट्स होंगे ये प्रोजेक्ट्स होंगे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पर पहले से ही इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जहां पहले से ही एसेट्स बन चुके हैं। मान लीजिए हाईवेज की अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो आगरा टू लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है वो पहले से बन चुका है, इसको हम कहेंगे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। सिमिलरली दिल्ली से हावड़ा की जो रेलवे लाइन है वो पहले से बन चुकी है, इसको कहेंगे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे पहले से काम नहीं हुआ हो, एसेट नहीं क्रिएट हुआ हो और आपको शुरुआत से सब कुछ करना पड़े, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स। लेकिन ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है जिसमें 4 साल में 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा इस एनएमपी के थ्रू, ये सिर्फ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो पहले से ही जमीन पर हैं और कोशिश होगी कि इन सभी ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर को एंगेज किया जाए और जो रेवेन्यू राइट्स है कि कौन बेसिकली इससे रेवेन्यू जनरेट करेगा उन प्रोजेक्ट से, इन रेवेन्यू राइट्स को प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन जो ओनरशिप है, मतलब मालिक कौन रहेगा उनका एसेट्स का, उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास ही पूरी तरीके से रहेगी। और ये जो रेवेन्यू बेसिकली राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स को, उसके एवज में जो प्राइवेट प्लेयर से पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको यूज किया जाएगा हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, मतलब रोड्स बनाने में, रेलवेज बनाने में, पावर ट्रांसमिशन बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे एसेट्स जो पूरी तरह अभी अपने पीक पोटेंशियल पे यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, उनमें प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। और ये जो फ्रेमवर्क है एनएमपी का, ये एक क्लियर फ्रेमवर्क देगा मोनेटाइजेशन का कि जो कोई भी प्राइवेट प्लेयर इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारे पास ये 500 एसेट्स की लिस्ट है। आप देख सकते हैं इसमें टेलीकॉम सेक्टर की, इसमें आप देख सकते हैं हाईवे सेक्टर का, इसमें आप बेसिकली देख सकते हैं पावर ट्रांसमिशन का, रेलवेज का, रोड्स का, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और जिस प्राइवेट प्लेयर को जिस सेक्टर के जिस एसेट में इंटरेस्ट हो, वो उसका जो मोनेटाइजेशन अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे करके उस बेसिकली एसेट को लीज पे ले सकता है, रेवेन्यू शेयरिंग अग्रीमेंट पे ले सकता है। इससे फायदा क्या होगा? क्या यह एक नई चीज है? और डिसइन्वेस्टमेंट और इस मोनेटाइजेशन में क्या फर्क है? जब आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डिसइन्वेस्टमेंट में ओनरशिप राइट, मतलब कि ये प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, वो राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं कंपनी का नाम लूं ओएनजीसी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, उसमें अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट का ओनरशिप, उसका स्वामित्व, उसका मालिकाना हक कम हो जाता है। लेकिन मोनेटाइजेशन पे मालिकाना हक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये इन्वेस्टर्स को एक रेडीली अवेलेबल लिस्ट बेसिकली दे देगा कि ये एसेट्स अवेलेबल है मोनेटाइजेशन के लिए, और उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे मोनेटाइजेशन की, आप उनको फुलफिल करिए, आप गवर्नमेंट के पास पैसा जमा करिए और आप उन एसेट्स को 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए बेसिकली रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट के हिसाब से लीज पर ले सकते हैं या मोनेटाइजेशन एग्रीमेंट में आप बेसिकली एंटर कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट का कहना है कि हम सिर्फ ब्राउनफील्ड जो एसेट्स होंगे, मतलब जो एसेट्स पहले से क्रिएट हो चुके हैं,
उन्हीं को बेसिकली इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में डालेंगे। और उसका बहुत बड़ा रीजन यह है कि जो एसेट्स पहले से क्रिएट हो गए हैं, जिनमें अब किसी तरह का रिस्क नहीं है कि एग्जीक्यूशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कोई ब्रिज को आप मोनेटाइज कर रहे हैं, तो ब्रिज अगर पहले से बन चुका है तो अब रिस्क नहीं रह जाता कि ब्रिज को बनाने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी। इस तरीके से रेलवे लाइन है, पहले से एग्जिस्ट करती है, तो रेलवे लाइन बन चुकी है, तो ये रिस्क की रेलवे लाइन बन भी पाएगी नहीं बन पाएगी, कितने साल में बन पाएगी, वो रिस्क ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो जो एग्जीक्यूशन रिस्क हो सकती है किसी एसेट के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ, वो पूरी तरह डी रिस्क की जा चुकी हैं। और इस वजह से हो सकता है जो प्राइवेट प्लेयर्स हों, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हों, वो बेसिकली मोटिवेटेड फील करें ऐसे एसेट्स के लिए। और यही कोशिश होगी हमारी कि जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है, पाइपलाइन है, इसके थ्रू हम ऐसे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करें जिसमें रेवेन्यू राइट्स ट्रांसफर करें, लेकिन ओनरशिप राइट हम अपने पास रखें, जिससे 6 लाख करोड़ रुपए हम जनरेट करें अगले 4 साल में, और उस 6 लाख करोड़ को हम बेसिकली यूटिलाइज करें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। तो पहले समझेंगे मोनेटाइजेशन एक्चुअली जनरल टर्म्स में एक्चुअली होता क्या है। तो मोनेटाइजेशन जो ट्रांजैक्शन होता है किसी भी चीज में हो सकता है, वो आपके हाउस होल्ड में हो सकता है, आपके रेलवेज में हो सकता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो सकता है, आपकी मोबाइल कंपनीज में हो सकता है। इसका सिंपल तरीका यही है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में, कि आप रेवेन्यू राइट्स तो ट्रांसफर करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, लेकिन आप ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं करते। और रेवेन्यू राइट्स जब आप ट्रांसफर करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स को, उसके बदले में हो सकता है कुछ आप अपफ्रंट मनी ले कि भैया आप 10 लाख करोड़ हमें अपफ्रंट पैसा दीजिए और हर साल आप हमें 10,000 करोड़ पे करते रहेंगे अगले 50 साल तक। और ये एयरपोर्ट आपका हुआ, ये ट्रांसमिशन लाइन आपकी हुई, ये रेलवे लाइन आपकी हुई। और जब 50 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप पैसा देना बंद कर दीजिएगा और ये रेलवे लाइन हम वापस ले लेंगे, ये ट्रांसमिशन लाइन हम वापस ले लेंगे, ये हाईवे हम वापस ले लेंगे। तो इससे इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक कमिटेड पीरियड के लिए इंश्योर किया जा सकेगा। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम मोनेटाइजेशन करने की पहले से भी कोशिश कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा REITS, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आपने नाम सुना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनविट्स। और ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं, आप आइए और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करिए। ओनरशिप राइट हमारे पास रहेगा, रेवेन्यू राइट आपके पास चला जाएगा। और ये है बेसिकली मोनेटाइजेशन का अंडरलाइन प्रिंसिपल। अगेन, जो हमारा नेशनल मोनेटाइजेशन बेसिकली पाइपलाइन है, सिर्फ कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए है? ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। क्या इसमें ओनरशिप राइट ट्रांसफर होंगे प्राइवेट प्लेयर्स को? नहीं। कौन से राइट्स ट्रांसफर होंगे? सिर्फ रेवेन्यू राइट्स। और उन रेवेन्यू राइट्स 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जो भी ड्यूरेशन होगा, उसके बाद वो एसेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, ना कि उस प्राइवेट प्लेयर का हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि जो गवर्नमेंट का बेसिकली प्लान है, इसमें रोड्स, रेलवेज और पावर सेक्टर, ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें मोनेटाइजेशन को अंजाम दिया जाएगा। और ये 3 सेक्टर्स, रोड्स, रेलवेज एंड पावर सेक्टर, मिला के जो टोटल बेसिकली मोनेटाइजेशन हम सोच रहे हैं 6 लाख करोड़ का अगले 4 साल में, उसका 66% हम सिर्फ इन 3 सेक्टर से जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जो बचा हुआ है हमारा 34%, वो बाकी सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, जैसे माइनिंग, जैसे एविएशन, जैसे पोर्ट्स, जैसे नेचुरल गैस, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेयर हाउस, स्टेडियम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 66% होगा हमारा रोड्स, रेलवेज, पावर सेक्टर, और बचा हुआ 34 बाकी अपकमिंग सेक्टर से। अगर हम एनुअल फेजिंग देखें कि अगले 4 साल में, इस साल पहले साल कितना परसेंट हम मोनेटाइजेशन करेंगे, तो जो टोटल 6 लाख करोड़ है उसका 15%, लगभग 0.88 लाख करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में ही हम मोनेटाइजेशन करने की कोशिश करेंगे, मतलब 2021 टू बेसिकली 2022। और ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है ये और पाइपलाइन है, ये को टर्मिनस मतलब को एग्जिस्ट करेगा जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये एनविसाज करता है, प्लान बनाता है कि बेसिकली अगले 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का। मतलब रोड्स में कितना होगा, एयरपोर्ट्स में कितना होगा, टेलीकॉम में कितना होगा, हाईवेज में कितना होगा, सी पोर्ट्स में कितना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स में कितना कितना कंट्री इन्वेस्ट करेगा। और जो हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है
उसका आउटले है जो दिसंबर 2019 में अनाउंस हुआ है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये 100 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा हमारा कोशिश की जा रही है कि उसका जो टोटल है सेंटर के हिस्से में 100 लाख करोड़ में से सेंटर के हिस्से में 43 लाख करोड़ आता है कि अगर 100 लाख करोड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, 43 लाख करोड़ उसमें से देगा सेंटर और बाकी स्टेट से बेसिकली आएगा। तो इस 43 लाख करोड़ का जो सेंटर को देना है, इसका 14%, 14% जो लगभग 6 लाख करोड़ है, यह बेसिकली पैसा आएगा हमारा इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। तो सेंटर कोशिश कर रहा है कि 14% हम एनएमपी से बेसिकली फंड कर सके और बाकी जो फंडिंग हमें चाहिए होगी, जो बचा हुआ 37 लाख करोड़ है 43 लाख करोड़ में से, वो हम बाकी सोर्सेस से फंड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में इंक्लूडेड होंगे। टू लिस्ट ए फ्यू, इसमें लगभग 26,700 किलोमीटर के रोड्स, रेलवे स्टेशन, ट्रेन ऑपरेशन, ट्रैक्स, लगभग 28,608 किलोमीटर वर्थ ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन, 6 गीगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर एसेट्स, लगभग 2.86 लाख किलोमीटर ऑफ फाइबर एसेट्स, लगभग 15,000 टावर्स इन टेलीकॉम सेक्टर और लगभग 8,154 किलोमीटर ऑफ नेचुरल गैस पाइपलाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इट्स ए लॉन्ग लिस्ट, बहुत सारे बेसिकली सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें लगभग 15 रेलवे स्टेशन, 25 एयरपोर्ट्स, उसके अलावा 160 कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स, 31 प्रोजेक्ट्स इन 9 मेजर प्रोजेक्ट्स, 210 मेट्रिक टन्स ऑफ वेयरहाउसिंग एसेट्स, 2 नेशनल स्टेडियम्स, 2 रीजनल सेंटर्स, ये सभी चीजें बेसिकली मोनेटाइजेशन करवाने की पाइपलाइन में इंक्लूड किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो आईटीडीसी की होटल्स हैं, उनसे भी एक्सपेक्टेड है कि अगले 4 साल में 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा उनसे इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। अब इसमें कोशिश यही है कि ऐसे रिसोर्सेज जो अंडर यूटिलाइज्ड हो, मतलब आपने ब्रिज तो बना दिया, आपने ट्रेन की पटरी तो डाल दी, आपने ट्रांसमिशन लाइन तो डाल दी, आपने टेलीकॉम टावर्स तो लगा दिए, लेकिन शायद वो उतनी कैपेसिटी से गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर पा रही हो जो उनका पोटेंशियल हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स उसको गवर्नमेंट के बजाय ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाए, उसमें जो लीकेजेस हो उसको प्लग कर पाए, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए, खुद भी प्रॉफिट उठा पाए और उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को भी दे पाए। यही अंडरलाइंग थीम है हमारे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की। अब कुछ चैलेंजेस के बारे में बात हो जाए कि क्या इश्यूज आ सकते हैं इसके सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन में। तो सबसे पहली बात कि किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स उन एसेट से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है। उसके अलावा अगर हम गैस और पेट्रोलियम सेक्टर की बात कर लें तो जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो अभी भी बहुत बेसिकली कम है, तो उस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को आप कैसे बढ़ाएंगे। उसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसा होगा, मतलब अगर गवर्नमेंट के बीच में और उस प्राइवेट प्लेयर के बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा पावर सेक्टर की आप बात कर लें तो पावर सेक्टर इंडिया में हाईली रेगुलेटेड है, क्योंकि कई बार होता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की रेट है वो उतनी नहीं बढ़ा पाते जितना बेसिकली बढ़ाना चाहिए। और इस वजह से अगर आप इन एसेट्स को प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे, वो तो चाहेंगे कि उसकी रेट जितनी वो मैक्सिमाइज कर सके इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल बोथ, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है पॉलिटिकली वो बेसिकली पॉसिबल ना हो। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील किया जाएगा। हाईवे सेक्टर के अगर हम चैलेंजेस की बात देख लें तो हाईवे सेक्टर में हम पहले भी देख चुके हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को ऐसे हाईवेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो कि 4 लेन से छोटे हैं। और 4 लेन हाईवेज इंडिया में टोटल हाईवे नेटवर्क का कितना परसेंट होंगे दोस्तों? 10%, 20%, 30%, 23%। मतलब बाकी अगर हम देखें तो 77% हमारे हाईवेज 4 लेन से कम हैं, जिनमें प्राइवेट प्लेयर्स का हो सकता है कोई इंटरेस्ट ना हो। एक और चैलेंज अगर हम बात देखें कि जो मोनेटाइजेशन ट्रांजैक्शंस होंगे प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाएगा। अगर हम हाल ही में देख लें तो एयर इंडिया और बीपीसीएल का जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट से, बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनीज ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो यह भी
एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से हम इन चीजों को एड्रेस करेंगे। उसके अलावा जो बेसिकली एमएनपी फ्रेमवर्क है या मोनेटाइजेशन नेशनल पाइपलाइन है, इसमें इश्यूज हो सकते हैं, एसेट स्पेसिफिक चैलेंजेस, कि बहुत सारे हम सेक्टर्स देख रहे हैं। रेलवेज में आप देख लीजिए, जब पीपीपी मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अगर हम देखें, उसके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टीज आज तक हम जनरेट नहीं कर पाए हैं। कई एरियाज, कोंकण रेलवेज में आप देख लें, स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी एक स्टेक होल्डर है। बड़ा पिक्यूलियर सा है, वरना आप देखेंगे रेलवेज में सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली करती है, स्टेट गवर्नमेंट का जनरली उसमें कोई स्टेक होल्डिंग नहीं होती, लेकिन कोंकण रेलवेज में है। इस तरीके के आप मल्टी स्टेक होल्डर एनवायरमेंट को किस तरीके से डील करेंगे। तो दोस्तों, यह रहा आज का शॉर्ट लेक्चर ऑन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें हमने आपने बताया कि किस तरीके का यह बेसिकली प्लान है, क्यों इस प्लान को गवर्नमेंट ला रही है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं, क्या इसका फायदा होगा, कैसे ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को फंडिंग करेगा, जिसमें अगले कुछ सालों में हमें 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, और 100 लाख करोड़ में से 43 लाख करोड़ बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आते हैं, और इस एनएमपी या नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के थ्रू उसमें से 14% बेसिकली हमको फंडिंग करने का टारगेट रखा गया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।